स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम सभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन। दोस्तों अगर आपका बेसिक कमज़ोर है या फिर आप जीरो से शुरू करना चाहते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपको 100% इसी वीडियो से समझ में आने लगेगा। दोस्तों आज हम सभी पढ़ेंगे रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर की डिफिनेशन क्या है, यानी कि किसे कहते हैं रेशम कीट पालन। इसके बाद हम आपको बताएंगे रेशम कीट पालन का इतिहास क्या है, यानी इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब किस देश में रेशम कीट पालन की शुरुआत हुई या फिर रेशम के धागे से वस्त्र बनाने की शुरुआत हुई और अब किस किस देश में इसका पालन किया जाने लगा है। इसके अलावा इसकी भारत में शुरुआत कैसे हुई या फिर भारत में इसका प्रचार प्रसार कैसे किया गया, इसका सारा डिटेल हम आपको देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे एग्जाम में रेशम कीट पालन से संबंधित सवाल कैसे पूछा जाएगा और इसका रिप्लाई कैसे करना है। रेशम कीट है क्या और इसे जंतु जगत में या एनिमल किंगडम में कहाँ पर रखा गया है, मतलब इसका सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन क्या है। इसके बाद हम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे रेशम कीट की वह कौन कौन सी प्रजाति है जिससे हम रेशम के धागे प्राप्त करके उससे वस्त्र बनाते हैं। एक बात हम आपको और बता दें कि आपको बीच बीच में वीडियो रोक करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का जगह दिया जाएगा जहां पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। दोस्तों जो रेशम कीट पालन है इसका ये जो टॉपिक है यह एक या दो वीडियो नहीं बल्कि 3-4 वीडियो में समाप्त होगा। तो आपको बार बार एक मन में संदेह बना रहता है कि इसके बाद कौन टॉपिक आएगा, इसके बाद कौन टॉपिक आएगा, तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए अगर रेशम कीट की हम एक संक्षिप्त स्टोरी आपको बता दें, संक्षिप्त कहानी 1 मिनट के अंदर, तो आप पूरा टॉपिक आपके हाथ में आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम सबसे पहले बता देते हैं रेशम कीट पालन क्या है। तो देखिए रेशम कीट में जो रेशम शब्द है वो तो आप ऑलरेडी सुने ही होंगे, जैसे रेशम का धागा हुआ या रेशम का वस्त्र हुआ या रेशमी साड़ी हुई। जिस तरह से काटन के वस्त्र होते हैं उसी तरह से रेशम के अलग तरह के वस्त्र होते हैं, ये बात आप लोग पहले से ही जानते होंगे। अब देखिए ये धागे प्राप्त कैसे होते हैं। तो रेशम का कीट होता है जिससे धागा प्राप्त किया जाता है। यह रेशम का कीट तितली की तरह से होता है, बटरफ्लाई। तितली तो आप ऑलरेडी देखे ही होंगे। अंतर थोड़ा सा ये होता है कि तितली के पंख थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं और शरीर छोटा होता है, इसलिए तितली आसानी से उड़ सकती है, यानी कि तेज़ी से उड़ती है। लेकिन जो रेशम का कीट होता है इसका पंख छोटा और कमज़ोर होता है, शरीर थोड़ा भारी होता है, इसलिए रेशम का कीट तितली की तरह से उड़ नहीं सकता है। दोस्तों जो रेशम का कीट है इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और जो सबसे पहले रेशम कीट जो है वो मेल फीमेल आपस में कॉपुलेशन यानी कि मैथुन करते हैं, या आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन या प्रजनन करते हैं। मेल फीमेल प्रजनन करने के बाद जो फीमेल होती है वह एग लेइंग करना शुरू कर देती है। अब आपके अंदर सवाल होगा कि यह अंडे कहाँ पर देती है। तो जो फीमेल रेशम कीट होती है वह शहतूत के पौधे के पत्ती पर अंडे देती है। अब इसके अलावा शहतूत के अलावा और कई पौधे हो सकते हैं, जैसे बेर का पौधा है या आरंडी यानी रेड़ी का पौधा, कैस्टर का पौधा है, अंजीर का पौधा है, सखुआ का पौधा है। इन सब पौधों पर भी रेशम के कीट जो हैं वो एग लेइंग करते हैं। एग लेइंग के बाद क्या होता है, जब फीमेल एग लेइंग कर देती है तो कुछ समय बाद एग हैच करना शुरू कर देते हैं, यानी अंडे फूटना शुरू हो जाते हैं। जब एग हैच कर जाते हैं तो उसमें जो बच्चा निकलता है उसको लार्वा बोलते हैं। अक्सर इंसेक्ट में ये होता ही है कि एग हैच करने के बाद लार्वा निकलते हैं। इसके लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। अब लार्वा जो होता है वो कुछ समय बाद जिस पत्ते पर उसका जन्म होता है, यानी जिस पत्ते पर एग हैच करता है उसी पत्ते से वो खाने की शुरुआत कर देता है और अपने लाइफ में कई पत्तों को वह खा जाता है। रेशम कीट का जो लार्वा होता है, खाते खाते लार्वा जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है और जब इस लार्वा का अंत होना शुरू होता है, यानी लार्वा स्टेज की जो आखिरी पोजीशन होती है, उस समय यह लार्वा अपना खाना पीना बंद कर देता है, यानी भोजन लेना बंद कर देता है। अब यह प्यूपा में परिवर्तित होने वाला होता है, उसके पहले ही इसके पास एक ग्लैंड डेवलप हो जाती है जिसको कहते हैं सिल्क ग्लैंड। यह सैल्यूरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि का ही एक तरह का रूपांतरण होता है, यानी परिवर्तित रूप होता है। जब इसके अंदर लार ग्रंथि बन जाती है तो लार ग्रंथि का जो सिल्क ग्लैंड है वो बन जाती है, तो फिर यह सिल्क ग्लैंड से सिल्क निकालना शुरू कर देता है।
अब सिल्क कैसे निकालता है? सिल्क का धागा, जैसे आप मकड़ी को धागा निकालते हुए देखे होंगे उसी तरह से, लेकिन मकड़ी तो पूंछ वाले पोर्शन से धागा निकालती है, लेकिन यह इंसेक्ट जो है हेड वाले पोर्शन से धागा निकालना शुरू कर देता है। मकड़ी का धागा तो बहुत कमज़ोर होता है, आसानी से आप उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन रेशम का धागा हवा के कांटेक्ट में आकर के ज़्यादा मजबूत हो जाता है, इसे आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब मजबूत होता है। अब यह जो धागा निकालना शुरू करता है तो एक विशेष प्रकार का क्रियाकलाप करता है, यानी जैसे मान लीजिए मेरे मुंह से अगर ऐसे धागा निकले, जैसे मान लीजिए मैं अगर रेशम का कीट हूँ यानी कि कैटरपिलर, तो मेरे मुंह से अगर धागा निकलेगा तो इस प्रकार से मैं मूव करूँ, जैसे इस तरह से मैं ऐसे मूव करूँ तो ऐसे वो मूव करता है, और मूव करने से क्या होता है कि धागा उसके शरीर के ऊपर ही लपेटना शुरू हो जाता है, यानी कि एक रील बनना शुरू हो जाती है उसके शरीर के ऊपर ही। अब रील बनते 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 एक ऐसा समय आता है कि रील उसके पूरे शरीर पर बन जाती है और उसका शरीर उसी रील के अंदर ढक जाता है। अब जो रील बनती है इसे ही कोकून कहा जाता है। अब उसके अंदर जो बंद हो गया कैटरपिलर, अब वो लार्वा नहीं रह गया, बल्कि आप उसे प्यूपा कहेंगे, यानी एग हैच करने के बाद जो बच्चा निकला उसको लार्वा कहेंगे, और लार्वा अब किस में चेंज हो गया? प्यूपा में। अब प्यूपा तो आपने देखा कि एक रील के अंदर बंद हो गया, रील को आप कोकून कहेंगे और उसके अंदर जो बंद है उसको आप कैटरपिलर लार्वा नहीं बल्कि क्या कहेंगे? प्यूपा कहेंगे। अब क्या होगा कि प्यूपा कुछ समय तक उसके अंदर पड़ा रहता है, इसके बाद जब वह नेक्स्ट स्टेज में परिवर्तित होना शुरू करता है, यानी कि एक नया इंसेक्ट, पहले जैसे मेल फीमेल थे वैसा जब बनने की शुरुआत करता है, तो क्या करता है, जो रील थी उसको काट देगा, यानी उसके ऊपर जो एक रील बन गई थी उसको एक किनारे से काट करके और उसी में से निकल करके फिर अगर मेल रहेगा तो मेल बन जाएगा और अगर फीमेल रहेगी तो फीमेल बन जाएगी। लेकिन होता क्या है कि अगर रील को काट करके उसमें से इंसेक्ट निकल गया तो क्या होगा कि वो रील पूरा खराब हो गई, यानी उसके धागे खराब हो गए, एक जगह से काट दिया गया तो धागा क्या हो गया? खराब। जैसे आप धागा की रील देखे होंगे सिलने वाले धागा की, तो उसको अगर आप ऐसे ब्लेड मार दीजिए एक तरफ से तो सारे धागे इतने बड़े बड़े हो गए तो खराब हो गए। उसी तरह से इसके अंदर जो प्यूपा है कोकून के अंदर, अगर वह रील को काट करके निकल जाता है तो पूरा रील खराब हो जाता है, यानी कि उस धागा काम लायक नहीं रह जाता है। इसलिए जो इसका रियरिंग करते हैं क्या करते हैं, जब वो जानते हैं कि अब इसमें से इंसेक्ट यानी कि प्यूपा निकलने वाला है, तो उस रील को यानी कि कोकून को, कोवा को उठा करके गर्म पानी में डाल देते हैं। पानी गर्म करते हैं उसमें जो है डाल देते हैं। अब गर्म पानी में डालने से क्या होता है कि उसके अंदर जो प्यूपा होता है उसकी डेथ हो जाती है और सेफ धागा बच जाता है। बाद में उस धागे को वहाँ से हटा करके रीलिंग कर दिया जाता है, यानी दूसरे रील पर लपेट लिया जाता है। आपने बात सुना होगा कि महात्मा गांधी रेशमी वस्त्रों का विरोध करते थे, यानी सिल्क का विरोध करते थे, इसीलिए क्योंकि वह अहिंसा परमो धर्म के पुजारी थे, यानी कि वो कहते थे कि किसी से हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के पुजारी थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि धागे प्राप्त करने के लिए देखिए उसके अंदर प्यूपा को मार दिया जा रहा है, इसीलिए जो है गांधी जी रेशमी वस्त्रों का विरोध करते थे। लेकिन एक हम आपको रेशम बताएंगे, एरी सिल्क, जिसके अंदर से प्यूपा निकलने के लिए रील को नष्ट नहीं करना पड़ता है, यानी कि उसको मारना नहीं पड़ता है, आसानी से उसके अंदर से बिना रील को नष्ट किए प्यूपा निकल जाता है। तो उस सिल्क को गांधी जी बढ़ावा देते थे, ऐसा आपने सुना होगा या हो सकता है ना भी सुने हों। तो अब क्या होता है, रील के अंदर से यानी कोकून के अंदर से निकल जाता है, मेल होगा तो मेल में चेंज हो जाएगा, फीमेल होगा तो फीमेल में चेंज हो जाएगा। अब जो है फिर से वह नया इंसेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और फिर कॉपुलेशन होगा, फिर एग लेइंग, फिर इसके बाद जो है एग लेइंग के बाद एग हैच करेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा अपने ऊपर धागे निकाल कर कोकून बना लेगा यानी रील बना लेगा, उसी के अंदर बंद हो जाएगा, फिर काट कर निकल जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि अगर इंसेक्ट काट कर निकल जाता है तो धागा नष्ट हो जाएगा, और अगर उन्हें गर्म पानी में डाल दिया जाता है तो धागा बच जाएगा, तो प्यूपा नष्ट हो जाएगा। आखिर फिर नई प्रजाति की कैसे उत्पत्ति होगी, मतलब नया प्राणी कैसे आएगा। अब आप सोचते होंगे कि अगर प्यूपा को गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है तो फिर नया प्राणी कैसे बनता होगा, यानी नई पीढ़ी कैसे आती होगी। तो देखिए जिस तरह से आप देखिए, जैसे गेहूँ है, आपके घर में पूरा गेहूँ रखा रहता है तो आप सब खा जाते हैं या बेच देते हैं, लेकिन बीज के लिए थोड़ा सा बचा लेते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो रेशम की रियरिंग करते हैं रेशम कीट की,
वो क्या करते हैं कि सारे कोकून को गर्म पानी में डालकर नष्ट कर देते हैं, यानी उसे धागा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो कोकून बीज के लिए यानी कि अगली जनरेशन के लिए होता है उसको छोड़ देते हैं, ताकि अगली जनरेशन भी आए तभी तो आगे फिर रेशम कीट का पालन किया जाएगा। तो ये रही स्टोरी। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है और उसी रेशम से फिर जो है कपड़े बनाए जाते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं अब रेशम कीट पालन की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले आप जो है सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन की परिभाषा आप एग्जाम में बता देंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे स्पीशीज से संबंधित पूछेगा या लाइफ साइकिल से संबंधित पूछेगा, डिफिनेशन आपको थोड़ा सा दिखाना जरूरी होता है। तो डिफिनेशन क्या है, देखिए, सेरीकल्चर आर सिल्क फार्मिंग इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर। यानी सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग बात एक ही है, इज रियरिंग ऑफ सिल्क, यह सिल्क वर्म की रियरिंग है, यानी सिल्क वर्म का पालन करना है। क्यों पालन किया जाता है? प्रोड्यूस सिल्क फाइबर, यानी सुनिए, रेशम कीट का रियरिंग करके उससे धागा प्राप्त करना ही रेशम कीट पालन कहा जाता है या सेरीकल्चर कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रेशम कीट को पालकर उससे धागा प्राप्त करना ही रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसका संक्षिप्त इतिहास मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, जो रेशम कीट पालन है यानी कि रेशम से धागे बनाने की शुरुआत है वो चाइना में हुई थी। अब से लगभग 2000 वर्ष से भी पहले चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन चाइना के लोगों ने इस बात को सिक्योर रखा, किसी दूसरे देश में इसको लीकेज नहीं होने दिया। अगर कोई किसी दूसरे देश में इसके अंडे भेजने की या इसकी टेक्नोलॉजी भेजने का साहस करता था तो उसको फांसी की सजा हो जाती थी। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद जो बौद्ध भिक्षुक थे वो चाइना जाते थे और चाइना से दूसरे देशों में जाते थे, तो ये बात जो है रेशम से रेशम वस्त्र बनना या रेशम कीट पालन करना ये दूसरे देशों में जाकर के लीकेज कर दिए। कई बुकों में ये भी लिखा गया है कि वो बौद्ध भिक्षुक नहीं थे बल्कि दूसरे देशों से भेजे गए जासूस थे चाइना के लिए, ताकि लीकेज हो सके कि रेशम कीट का पालन कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से अब फिर दूसरे देशों में भी इसका पालन किया जाने लगा और इसके बाद भारत में भी इसकी शुरुआत हुई और भारत सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। भारत के कई प्रदेशों में जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, या फिर इसके अलावा जम्मू कश्मीर, फिर जो है पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में बड़े लेवल पे रेशम कीट का पालन किया जाता है। कर्नाटक में एक इसका रिसर्च सेंटर भी है, सेंट्रल सिल्क रिसर्च सेंटर, जहां पर इससे संबंधित लगातार रिसर्च चलती रहती है। अब आइए हम इसको बता दें कि कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। बहुत ही साधारण सेंटेंस में मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, देखिए कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। द टेक्निक ऑफ क्लॉथ प्रिपरेशन फ्रॉम द सिल्क वाज नोन टू चाइना पीपुल मोर देन 2000 ईयर एगो। यानी देखिए, द टेक्निक ऑफ क्लॉथ प्रिपरेशन यानी कि कपड़े बनाने की टेक्नोलॉजी फ्रॉम द सिल्क यानी सिल्क से कपड़े बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वाज नोन टू बी चाइना या चाइनीज पीपुल, यानी कि ये जो टेक्निक की जानकारी चाइना के लोगों को ही थी। मोर देन 2000 ईयर एगो, यानी 2000 वर्ष पहले जो है चाइना के लोगों को इसकी जानकारी थी। द आर्ट ऑफ सिल्क प्रिपरेशन वाज केप्ट एज सीक्रेट इन चाइना, यानी जो के रेशम से सिल्क के कपड़े बनाने की जो कला थी, द आर्ट ऑफ सिल्क प्रिपरेशन यानी सिल्क बनाने की जो कला है वो वाज केप्ट मतलब कि रखा गया, एज सीक्रेट मतलब इसको सीक्रेट रखा गया, इन चाइना यानी चाइना के लिए एक रहस्य की तरह से रखा गया, किसी देश को ये लीकेज नहीं किया गया। If anyone who attempt to send the egg of silkworm आउट ऑफ कंट्री वाज हैंग टू डेथ, यानी अगर कोई ऐसा साहस करता है कि इसके अंडे को बाहर के देशों में भेज दिया जाए, आउट ऑफ कंट्री यानी दूसरे देशों में भेजा जाए, तो वाज हैंग टू डेथ, उसे फांसी दे दिया जाता था। इट इज सेड दैट सिल्क वाज वैल्यूएबल एज गोल्ड, ऐसा कहा जाता है कि जो सिल्क है वाज वैल्यूएबल एज गोल्ड, यानी चाइना के लिए यह सोने की तरह से था। एंड अल्टीमेटली गोल्ड वाज फ्लोइंग इनटू चाइना, और
यानी कि जो अपने आप है वो चाइना में सोने जाते थे। क्यों? क्योंकि सोने की तरह से यह था, गोल्ड की तरह से था सिल्क। तो ऑलरेडी जब कोई सिल्क दूसरे देश के लोग ले जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी पैसा जाएगा। इसी को कहा गया है कि ऑलरेडी जो है सोना जो चाइना की तरफ फ्लो करने लगा है। आगे फिर देखिए, इनटू चाइना फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के दूसरे देशों से या दूसरे भागों से वहाँ पर सोना जाने लगा। क्योंकि जो सिल्क है वह सोने की तरह से था, तो उसको अगर कोई खरीदना चाहेगा तो सोने का भाव तो देगा ही। इसके बाद देखिए, बट इन द ईयर 555 AD, यानी कि 555 ईस्वी में दिस सेक्रेसी वाज ओपेंड, यह रहस्य खुल गया किसके द्वारा? बाई बौद्धिस्ट मॉन्क, यानी जो बौद्धिस्ट पुजारी थे। एंड सेरिकल्चर टेक्निक को इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूरोप। अब जब लीकेज हुई तो सबसे पहले किस देश में चली गई? यूरोप में। तो सेरिकल्चर टेक्निक को इंट्रोड्यूस, यानी इंट्रोड्यूस हो गई इनटू यूरोप का मतलब यूरोप में। लेटर ऑन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिटेरेनियन एंड एशियाटिक कंट्रीज। बाद में जो है यह इंट्रोड्यूस का मतलब चली गई, इन मेडिटेरेनियन का मतलब होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, एंड एशियाटिक कंट्रीज यानी एशिया के देशों में। नाउ ए डेज, यानी इन दिनों सेरिकल्चर हैज बिकम वन ऑफ द, सेरिकल्चर हो गया है एक, वन ऑफ द मतलब एक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेज इंडस्ट्री, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग या लघु उद्योग इन नंबर ऑफ कंट्रीज, यानी बहुत से देशों में, जैसे कि जापान, इंडिया, कोरिया, ब्राज़ील, रसिया etc, यानी ऐसे देशों में कुटीर उद्योग के रूप में यह विकसित हो गया है सेरिकल्चर। आगे फिर देखिए, पैराग्राफ चेंज करके आप लिख देंगे, इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्रॉय, यह एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है, 1905 से 6 ईस्वी के बीच में स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑन द सेरिकल्चर। उन्होंने सेरिकल्चर पर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करना शुरू कर दिया। इन पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में एक पूसा इंस्टीट्यूट है जहां पर इसका रिसर्च करना इन्होंने शुरू किया, यानी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। ही सेटअप सेरिकल्चर स्टॉल फॉर अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट एंड जनरल पब्लिक टूवर्ड्स सेरिकल्चर टेक्निक को। देखिए क्या, ही सेटअप सेरिकल्चर स्टॉल, उन्होंने एक सेरिकल्चर स्टॉल सेटअप किया, रखा, फॉर अटेंशन मतलब ध्यान जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, ऑफ साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों का, एंड जनरल पब्लिक और जनरल लोगों का, जनरल पब्लिक का, सामान्य पब्लिक जो है जिसे आम आदमी कहते हैं उनका, और साइंटिस्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, किसकी तरफ? सेरिकल्चर इंडस्ट्री, यानी सेरिकल्चर इंडस्ट्री की तरफ। कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहना है कि साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों और जनरल पब्लिक यानी आम आदमी का ध्यान सेरिकल्चर की तरफ आकर्षित करने के लिए इन्होंने, लेफ्रॉय ने एक सेरिकल्चर स्टॉल जो है प्रदर्शित किया, लगाया। वो कहाँ लगाया? तो देखिए, दिस स्टॉल वाज सेटअप इन एन, कहाँ स्टॉल ये लगाया? ऑल इंडिया एग्जीबिशन, यानी कि अखिल भारतीय प्रदर्शन में इसको सेटअप किया। ये कहाँ पर किया गया था? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ऑल इंडिया एग्जीबिशन एट इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद में इसको जो है एग्जीबिशन यह किया गया था, इसका प्रदर्शन किया गया था, एक प्रदर्शनी थी। और कब किया गया था? 1901 से 1909 के बीच में। तो ये 1905-06 के बीच में जो है इस इंडस्ट्री का वहाँ पर स्टॉल लगाए थे, ताकि वैज्ञानिकों और आम आदमी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हो। कुल मिलाकर ये कहना है कि ये जो है इसके प्रचार के लिए वहाँ पर स्टॉल लगाए थे। कहाँ पर लगाए थे? इलाहाबाद में। कहाँ लगाए थे? इलाहाबाद में। और किस में लगाए थे? तो ऑल इंडिया एग्जीबिशन यानी अखिल भारतीय प्रदर्शनी में। तो आपने इसका संक्षिप्त इतिहास देख लिया, कैसे इसका पालन शुरू हुआ, किस देश में, और फिर कहाँ गया, और भारत में इसका कैसे प्रचार प्रसार किया गया।
अब आइए हम आपको ये बता दें कि रेशम कीट पालन से संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग सवाल बताएंगे। यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म, यानी सिल्क वर्म की जो स्पीसीज होती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं, उस पर एक लेख लिखिए। एग्जाम में ऐसा पूछ दिया गया है। तो आप तुरंत स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म नहीं डालेंगे, थोड़ा सा आप सिल्क वर्म के बारे में बता देंगे। देखिए, आंसर में आप हेडिंग डाल देंगे सिल्क वर्म और सिल्क मॉथ। वह मॉथ का मतलब भी इंसेक्ट होता है, यानी रेशम के कीड़े। अब देखिए ये है क्या, तो देखिए द सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज एन इंसेक्ट, यानी सिल्क प्रोड्यूस करने वाली जो मशीन होती है वह एक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, कॉल्ड एज सिल्क मॉथ, जिसे सिल्क मॉथ कहा जाता है। लोकली इन हिंदी कॉल्ड रेशम का कीड़ा, लोकली यानी हिंदी में इसे कहते हैं रेशम का कीड़ा। और फिर देखिए, ऑल दो ए नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड, इसकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, यद्यपि दैट प्रोड्यूस सिल्क, जो प्रोड्यूस करती हैं सिल्क को, बट ओनली फ्यू स्पीसीज आर यूज फॉर सेरीकल्चर इंडस्ट्री, लेकिन कुछ ही स्पीसीज होती हैं जिनका सेरीकल्चर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कुल मिलाकर ये कहना है कि रेशम कीट की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही स्पीसीज या कुछ ही प्रजाति होती हैं जिनका रेशम कीट पालन की इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अब इसके बाद आप थोड़ा सा इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जरूर दिखा देंगे, इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यह एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत में इसको कहाँ पर रखा गया है। तो देखिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऑलरेडी आप पहले से जानते होंगे कि इंसेक्ट को आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। इसका क्लास यानी इस फाइलम के अंदर एक क्लास है इंसेक्टा, उसके अंदर है, और इस क्लास के अंदर आर्डर है लेपिडोप्टेरा, और इस आर्डर के अंदर दो फैमिली है, एक बॉम्बिसिडी है, एक सैटर्निडी है। तो कुछ रेशम के कीट जो हैं वो बॉम्बिसिडी से बिलोंग करते हैं, कुछ सैटर्निडी से बिलोंग करते हैं, ये हम अभी आपको डिटेल में बता रहे हैं। अब इसके बाद आप मेजर हेडिंग डाल देंगे स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म, इसी पर सवाल पूछा गया, स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म। अब मेजर हेडिंग डाल देंगे, उसके अंदर आप 4 हेडिंग डालेंगे, जिसमें पहली हेडिंग है मलबेरी सिल्क वर्म। अब देखिए, जो मलबेरी सिल्क वर्म होता है, मलबेरी का मतलब शहतूत, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसका मतलब यह शहतूत के पौधे पर होते हैं। तो देखिए, जो मलबेरी सिल्क वर्म है इसका नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी, यानी इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बॉम्बिक्स मोरी। इट बिलोंग टू फैमिली बॉम्बिसिडी, यह बॉम्बिसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर मैंने दिखाया 2 फैमिलीज के अंदर आती है, एक सैटर्निडी और एक बॉम्बिसिडी। तो यह किससे, मलबेरी सिल्क वर्म किस फैमिली से बिलोंग करता है, बॉम्बिसिडी से। अब देखिए क्या है, चाइना इज द नेटिव प्लेस ऑफ दिस सिल्क वर्म, चाइना जो है इसका नेटिव प्लेस है, यानी कि इस सिल्क वर्म की उत्पत्ति चाइना के अंदर हुई थी। बट नाउ यानी अब इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन ऑल सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यानी कि अब लेकिन यह चाइना में नहीं रहा, यह सिल्क प्रोड्यूस करने वाली प्रत्येक कंट्री में जा चुका है, यानी इसका इंट्रोड्यूस हो चुका है। जैसे कि जापान, इंडिया, रसिया, इटली, ईटीसी, ऐसे जहाँ पर रेशम कीट का पालन किया जाता है वहाँ पर अब यह जा चुका है, अब चाइना में ही नहीं रह गया। अब देखिए, द नेचुरल फूड ऑफ दिस सिल्क वर्म इज मलबेरी लीव्स, यानी इसका जो नेचुरल फूड होता है वह मलबेरी लीफ होती है, यानी शहतूत की पत्ती होती है। शॉर्ट स्टोरी मैंने अभी बताया था आपको। सो इट इज कॉल्ड एज मलबेरी सिल्क वर्म, ये मलबेरी की पत्ती खाता है, यानी शहतूत की पत्ती खाता है, इसीलिए इसको मलबेरी सिल्क वर्म कहा जाता है। अब देखिए, द सिल्क प्रोड्यूस बाय दिस मॉथ इज व्हाइट इन कलर, यानी कि इस इंसेक्ट के द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है वह व्हाइट कलर का होता है। तो आपको 2-3 बातें खास रूप से याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो बॉम्बिक्स मोरी है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो बॉम्बिसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और यह जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो चाइना में हुई, और अब तो प्रत्येक कंट्री में जहाँ पर रेशम कीट पालन होता है वहाँ पर जा चुका है। इसके बाद आपको ये बता देना है कि इसका नेचुरल फूड क्या है, तो मलबेरी, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है मलबेरी सिल्क वर्म है, तो इसका जो नेचुरल फूड है वो मलबेरी की लीफ यानी शहतूत की पत्ती है, और इसीलिए इसको मलबेरी सिल्क वर्म कहा जाता है।
द सिल्क प्रोड्यूस, यानी इसके द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है वह वाइट कलर का होता है। लिख लेंगे और एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। इसके बाद देखिए टेसर सिल्क वर्म जो दूसरा है, पहला तो हो गया मलबेरी सिल्क वर्म और दूसरा टेसर सिल्क वर्म। इसका साइंटिफिक नेम है एंथेरिया पेफिया। अब देखिए इट बिलोंग टू फैमिली सैटरनिडी। अभी देखिए ये वाला जो है बिलोंग कर रहा था बॉम्बिसिडी से, लेकिन अब टेसर सिल्क वर्म जो है सैटरनिडी से बिलोंग कर रहा है। एंड कॉमन इन इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। यह 3 देशों के लिए कॉमन है, यानी बहुतायत में 3 देशों में पाया जाता है, जिसमें इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। द कैटरपिलर फीड ऑन बेर। इसका जो कैटरपिलर होता है वह किस पौधों पर रहता है, भोजन करता है? तो पहला है बेर। बेर का मतलब बैर, आप देखे होंगे, बैर खाए होंगे। ओक का मतलब बतूल, ओक का एक पौधा होता है जिसे आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है साल, जिसे सखुआ कहते हैं, इस पौधे पर भी ये भोजन करता है। फिग प्लांट यानी कि अंजीर के पौधे पर भी ये अपना भोजन लेता है। द कोकून प्रोड्यूस बाय दिस मॉथ इज हार्ड। इसके द्वारा जो कोकून यानी कि जो कोकून प्राप्त, कोआ जो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे अभी मैंने बताया कि कैटरपिलर अपनी शरीर पर लपेट करके एक रील बना लेता है, तो उसी को कोकून या कोआ कहते हैं। तो इसका जो कोआ होता है वो हार्ड होता है, यानी कि कठोर होता है। एंड हैंस एग साइज, और मुर्गी के अंडे की साइज का होता है। इसके बाद देखिए द डोमेस्टिकेशन ऑफ दिस सिल्कवर्म इज नॉट ईजी, यानी इसका जो डोमेस्टिकेशन है इस सिल्कवर्म का वह आसान नहीं है। सो कोकून कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, इसलिए इसका जो कोकून यानी कोआ है जिससे आप धागा प्राप्त करते हैं, उसे फॉरेस्ट से ही कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इसका डोमेस्टिकेशन इजी नहीं है, बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। यानी कि इनको आप अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में रियरिंग करें, यह थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, इसलिए जंगल से यानी कि फॉरेस्ट से ही इसके कोकून को हम प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए मूंगा सिल्क तीसरा है, तो एंथेरिया असामा, इसका नाम है एंथेरिया असामा, साइंटिफिक नेम है। इट आल्सो बिलोंग टू फैमिली सैटरनिडी, यह भी सैटरनिडी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि टेसर सिल्क वर्म। अब देखिए एंड सेमी डोमेस्टिकेटेड इन नेचर, और प्रकृति में यह सेमी डोमेस्टिकेटेड होता है, यानी कि पूरी तरह से इसका डोमेस्टिकेशन तो नहीं किया गया है, लेकिन अधूरे रूप से इसका डोमेस्टिकेशन किया जाने लगा है। यानी कि जहाँ पौधा जिस पौधे पर पहले से था वहीं पर इसकी आप सुरक्षा कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, पूरी तरह से आप अपने कंट्रोल में इसको नहीं ले सकते हैं। द नेटिव प्लेस ऑफ दिस स्पीसीज इज असम। इस स्पीसीज का जो नेटिव प्लेस है, यानी इसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है वो असम है। जिस प्लेस से, जिस स्थान से इसकी उत्पत्ति हुई वो क्या है, असम है। अब देखिए इसके नाम से पता चल जा रहा है एंथेरिया असामा, असम से यह मतलब उत्पत्ति हुई है इसकी। द कैटरपिलर ऑफ दिस वर्म फीड ऑन मैचिलस प्लांट। देखिए इसका जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर का मतलब सिल्कवर्म का जो लार्वा होता है, मैंने पहले ही बताया है, यह मैचिलस प्लांट पर जो है फीड करता है, यानी कि भोजन लेता है। यह एक प्रकार का पौधा होता है जो खासकर अमेरिका में पाया जाता है। अजीबोगरीब तरह के इसके फ्लावर होते हैं, आप नेट पर सर्च करके इसका फिगर देख सकते हैं। अब आगे फिर देखिए द सिल्क प्रोड्यूस बाय दिस मॉथ इज नोन एज मूंगा सिल्क। इसके जो सिल्क प्राप्त किया जाता है उसको मूंगा सिल्क कहते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है मूंगा सिल्क वर्म, तो इससे जो सिल्क प्रोड्यूस होगा उसे मूंगा सिल्क कहेंगे। अब इस सबसे आखिरी और चौथे तरह का जो सिल्क वर्म है उसका नाम है एरिस सिल्क वर्म। यही एक ऐसा सिल्क वर्म है जिससे सिल्क के धागे प्राप्त करने के लिए इस इंसेक्ट को, यानी इसके लार्वा या प्यूपा को मारना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं मारना पड़ता है वो बात हम अभी आगे बता रहे हैं। और इसी सिल्क वर्म को गांधी जी बढ़ावा देते थे, इसी तरह से सिल्क प्राप्त करने की विधि को गांधी जी बढ़ावा देते थे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो किसी की हत्या नहीं करना चाहते थे। और इस प्रकार के रेशम कीट पालन में, यानी इस स्पीसीज का अगर आप पालन करते हैं तो इसमें कीट को यानी इंसेक्ट को मारना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं मारना पड़ता है वो अभी हम तुरंत बता रहे हैं। देखिए इसका नाम क्या है, अटैकस रिसिनी, इसका साइंटिफिक नाम है अटैकस रिसिनी।
अब देखिए, इट इज आल्सो बिलोंग टू फैमिली सैटर्निडी, यह भी जो है सैटर्निडी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर मैंने दिखाया है, इसमें आपने देखा कि एक जो इंसेक्ट है, पहला जो प्रजाति है वही जो है बॉम्बिसिडी से बिलोंग कर रही है, बाकी 3 प्रजातियाँ सैटर्निडी से बिलोंग कर रही हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इट प्रोड्यूस सिल्क इन ईस्ट एशिया, ये जो सिल्क प्रोड्यूस करता है खासकर पूर्वी एशिया में, एंड फीड ऑन कैस्टर लीफ, और ये कैस्टर लीफ पर फीड करता है, यानी कि रेड़ी के पौधे पर। कैस्टर मतलब आरंड या रेड़ी या रेड़ का पौधा। बचपन में आप रेड़ी से खेल खेले होंगे, एक देखिए हम लोग भी ऐसे खेलते थे। रेड़ी में क्या होता है कि जैसे एक रेड़ी आप ले लेंगे अपने हाथ पर, और आपका जो फ्रेंड रहेगा वो भी अपने हाथ में एक रेड़ी ले लेगा। अब हम लोग ऐसे, जैसे वो अपना हाथ ऐसे कर लिया और यहाँ पर मैं रेड़ी रख लिया, उधर वो भी रेड़ी रख लेगा। अब ऐसे हम लोग दबा देंगे तो एक रेड़ी दोनों में से फूट जाएगी। अब जिसका फूट जाएगा वो 5 रेड़ी देगा, जिसका नहीं फूटा है उसको। क्या आप भी ये खेल खेले हैं अपने बचपन में? तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ हमने भी खेला है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपका बचपन कैसा था। और देखिए इसके बाद इसको एक और यूज इसका होता है व्यवहारिक रूप से। आप होलिका दहन देखे होंगे। होलिका दहन में क्या होता है कि होली के 10 दिन पहले से ही वहाँ पर एक पौधा लगा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है वैसे, जहाँ पर होलिका जलाना होता है। और उसी पौधे पर जलाने वाले जो खरपतवार या पत्तियाँ या बाँस जो भी है जलाना होता है, उसी पर रखते हैं और होली के दिन जला दिया जाता है। तो वह जो पौधा वहाँ पर गाड़ा जाता है वो हमारी तरफ तो रेड़ का होता है। अब आपकी तरफ क्या है इसको भी बताइएगा। अब देखिए, कोकून कैन नॉट बी रील्ड एज इन मलबेरी कोकून, यही बात इसमें खास है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना है कि इसका जो कोकून होता है उस पर धागे एक क्रम में लंबे धागे नहीं होते हैं, छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं। इसलिए अगर कोकून को काट करके इसके प्यूपा अगर निकल भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, पहले से ही छोटा छोटा टुकड़ा है, काट के निकल जाएंगे तो भी छोटा छोटा टुकड़ा है। अब बात ये आती है कि आखिर जब ये छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं तो इसका धागा कैसे प्राप्त किया जाता है, धागा कैसे बनता है? तो जिस तरह से रुई की कताई करके, यानी रुई को स्प्यून करके धागे में चेंज किया जाता है, काटन को स्प्यून करके काटन के धागे में चेंज किया जाता है, उसी तरह से इस सिल्क के छोटे छोटे टुकड़ों को कताई करके स्प्यून करके इसे धागे के रूप में चेंज किया जाता है। तो खास बात इसमें यही है कि इस सिल्क को प्राप्त करने के लिए इसके कीड़े को मारना नहीं पड़ता है। इसीलिए गांधी जी इस सिल्क को बढ़ावा देते थे, क्योंकि इसमें अहिंसा नहीं है। देखिए आगे क्या लिख देंगे, इट हैज़ टू बी स्प्यून, यानी इसे काटना पड़ता है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। द सिल्क प्रोड्यूस बाय दिस सिल्क वर्म इज कॉल्ड आरंडी सिल्क, इसके द्वारा प्रोड्यूस जो सिल्क होते हैं उसे आरंडी सिल्क कहते हैं, क्योंकि यह रेड़ी या रेड़ या आरंडी के पौधे पर उगता है। इट इज नॉट ग्लोसी, यह चमकीला तो नहीं होता है, बट मोर ड्यूरेबल या मच ड्यूरेबल, यह बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, यानी बहुत दिनों तक चलता है। चमकीला तो नहीं होता है लेकिन बहुत दिनों तक चलता है। तो दोस्तों ये 4 इसकी खास स्पीसीज है जिससे हम रेशम के धागे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा 1-2 और स्पीसीज है लेकिन उससे हम ज़्यादातर धागे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं रेशम कीट पालन में जो इसके कीट की खास प्रजातियाँ हैं जिससे हम धागा प्राप्त करते हैं वहाँ तक मैंने बता दिया है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो हम इसकी लाइफ साइकिल बताएंगे, तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।